सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके साथ। तो यार आज है हमारे साथ ज्योति, जो कि करंटली शी इज स्टडिंग इन आईआईटी बॉम्बे। तो आज इनकी पूरी स्टोरी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने आईआईटी बॉम्बे को क्रैक किया, और मतलब इनकी आईआईटी की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। पूरी इनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या क्या इनकी गलतियां थी उससे आपको सीखने को मिलेंगी, और इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिसको यूज करके ये आईआईटी बॉम्बे, जो कि हर किसी का ड्रीम होता है, वहां तक पहुंच पाए। तो वेलकम ज्योति टू अवर चैनल। वेलकम धीरज, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आप स्टार्ट करते हैं, तो आप बता दो ये कि आपको आईआईटी का पता कैसे चला था, और आपने कैसे आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मुझे तो आईआईटी तो बहुत बचपन से ही पता था। जब मैं 6th 7th में पढ़ती थी, अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां पे हमेशा सुनती थी कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए, मतलब वो भैया वो दीदी उनके रिलेटिव्स ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम ही आइडिया चल गया था कि आईआईटी एक नाम का कुछ जगह होता है जो गवर्नमेंट की होती है, एंड उसके लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होती है, और उसके लिए मैथ्स मैथ्स के बच्चे ही दे सकते हैं। तो हम्म। मुझे 6th 7th में ही ये आइडिया हो गया था, और 6th 7th में मुझे मैथ्स अच्छे लगते थे उस टाइम से। हम्म। तो मतलब एक नीट के बारे में पता था, एक आईआईटी के बारे में पता था, तो हम्म। मुझे बायो से ज्यादा थोड़े मैथ्स अच्छे लगने लगे। तो हम्म। मेरे दिमाग में उसी टाइम चलता था कि हाँ, मैं मतलब 11th 12th में जाऊंगी तो पक्का आईआईटी प्रिपेयर करूंगी। तो मेरे दिमाग में तो उसी टाइम वो चल रहा था। अच्छा, तो आपने ये प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी। मैं प्रॉपर प्रिपरेशन तो 11th 12th से स्टार्ट की, मतलब 11th क्लास से ही स्टार्ट की थी। जी। लेकिन मैं 8th और 7th क्लास में जब थी, तो उस टाइम से ही आईआईटी फाउंडेशन की बुक जो होती है वो थोड़ी थोड़ी सॉल्व करती थी, बहुत प्रॉपर नहीं सॉल्व करती थी। बट कभी अपनी क्लासेस खत्म हो गए, अपना पूरा टास्क खत्म हो गया, उसके अलावा कुछ टाइम बचा, तो उसमें थोड़े थोड़े प्रिपेयर मैं करती थी। तो ओके। मुझे 11th 12th के कुछ कुछ कंसेप्ट के बारे में थोड़े पता थे, नेम पता थे, फॉर्मूला थोड़े बहुत पता थे। बट मैंने प्रॉपर स्टार्ट 11th क्लास से ही किया था। अच्छा अच्छा। तो ज्योति, आप ये बता दो कि आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से ली, और प्रिपरेशन में जैसे ऑनलाइन कोचिंग करी, ऑफलाइन कोचिंग करी, कहाँ से करी, ये थोड़ा सा बता दो। तो मैं तो प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन की थी। हम्म। जैसे कि नवोदय विद्यालय से मैं हूँ, तो वहाँ पे हम्म। 10th में एक एग्जाम होती है, एक्स नवोदय फाउंडेशन और एक दक्षिणा, हम्म। जो कि उसमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है 2 साल के लिए, 11th एंड 12th। तो हम्म। मेरी उसमें सिलेक्शन हुई थी, तो मैं बिहार से वाराणसी गई थी उस कोचिंग के लिए। तो बट कोविड उस टाइम हो गया था, तो मुझे 1.5 ईयर्स जो है वो मुझे घर हम्म। पे ही रुकना पड़ा, मेरे गाँव में ही। तो वहाँ पे मैं फोन के थ्रू प्रिपेयर करती थी 1.5 ईयर्स, और आधे जो 6 मंथ है वो मैं कोचिंग जाके प्रिपेयर की थी। तो अच्छा। मेरी ये पूरी तो उस टाइम पे जैसे कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे आप जो फाउंडेशन, जो एक्स नवोदय फाउंडेशन, या फिर जहाँ से भी आपने कोचिंग की थी, तो वहां पे जो लेक्चर्स होते थे उसके अलावा भी आपने कुछ चीजें करी यूट्यूब वगैरह से। हाँ, मैंने किया था। एक्चुअली वहाँ पे ना, मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब ऑनलाइन चीजें होती थी, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। कभी नेटवर्क इशू, कभी कुछ इशू, मतलब ऐसे होते थे। तो उनकी भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी, बीच बीच में कभी कुछ कुछ बंद हो जाते थे क्लासेस। तो हम्म। मुझे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पीडब्ल्यू सजेस्ट किया था कि तुम बैच ज्वाइन करो, एक बैकअप के लिए हो जाएगा। तो मैं हम्म। लक्ष्य बैच ज्वाइन की थी 2022 में। तो उससे मैं फिजिक्स पढ़ती थी, अलग सर के वीडियोस कुछ थे तो मैं उससे करती थी, एंड केमिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक्स जो मेरे कोचिंग से उतने नहीं समझ आते थे, कुछ कुछ तो हम्म। मैं केमिस्ट्री पंकज सर से पढ़ लेती थी। तो मैंने बैकअप के लिए एक थोड़ा सा रखा था साइड में पीडब्ल्यू को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ ज्योति कि आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया था। हाँ, तो मैं बुक्स के मामले में तो मैं वही की थी, एक मिस्टेक की थी कि मैंने बहुत सारे बुक स्विच किए थे, जो मैं जेई स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि प्लीज ना करें फ्रॉम द स्क्रैच। वो एक ही बुक फॉलो करे, एक ही मॉड्यूल फॉलो करे, एंड एक ही नोट्स फॉलो करें। मतलब मैं ऐसा था कि स्टार्ट में मैं अपने कोचिंग के मॉड्यूल फॉलो करती थी, फिर उन लोगों ने सॉल्यूशंस नहीं सेंड करते थे उस क्वेश्चन को। तो मुझे मतलब एक चाहिए होता था कि थोड़ी बनाने के बाद लास्ट में सॉल्यूशंस देखे, तो वो नहीं सेंड करते थे, इसलिए मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स मंगाए, तो उससे मैंने करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरे कुछ चैप्टर्स थे जो वीक थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि सिंगेज की बुक यूज करो, उसमें सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा होगा। तो मैं वो भी ले ली। और उसके बाद फिर जैसे मेरा कोचिंग ओपन हुआ, तो वहाँ पे कोचिंग के मॉड्यूल ही चलते थे, उसके अलावा कोई और बुक नहीं फॉलो करना होता था। तो फिर मैं वो करना शुरू कर दी। तो इस चक्कर में मैं मतलब 2 4 बुक्स ये सब स्विच करने की वजह से मैं तो मतलब बहुत अपनी टाइम दी, बहुत अच्छे से पढ़ी, बट शायद वो कॉन्सेप्ट एक जो होता है ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से बैठना, वो हम्म। नहीं बैठ पाया, तो कुछ चैप्टर्स मेरे वीक हो गए थे। तो यही मैं मतलब मेरी एक गलती है जो मैं जे स्टूडेंट्स को बोलूंगी प्लीज ना करे, मतलब एक बुक और एक नोट्स ही शुरू से वो फॉलो करते हैं, और उसी को बार बार रिवीजन करें। हाँ, तो एक ही बुक को फॉलो करो, जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक हाँ लगाने जाओगे तो मतलब उतना टाइम भी नहीं रहता कि सारे बुक्स को आप लगा पाओ, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आप आ जाओगे कि हाँ यहाँ पे हाँ, ये भी लगा रहे हैं, एग्जैक्टली। ये भी लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कंसेप्ट ही आपको सीखना है, तो बेसिकली एक बुक तो पे स्टेक करो। एक ही को बार हाँ। बार रिवीजन उसी को करो। हाँ, उसी को बार बार आप रिवाइज करते चलो। तो ज्योति, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप 11th 12th में जब प्रिपेयर करते होगे, तो कहीं ना कहीं आपका बैकलॉग रह जाता होगा, कोई चैप्टर छूट गए, तो उस बैकलॉग को आपने कैसे कवर किया, ये बता दो।
तो सबसे पहले मैं 11th जैसे मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए थे मेरे कोचिंग के, हम्म। तो मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम, जिसकी वजह से मुझे 15-20 दिनों की बैकलॉग लग गई थी। जैसे मेरे फोन न्यू आया मेरे पास, मेरा खुद का, तो मेरे पास इतना दिन का बैकलॉग हो गया था। तो उसको कवर करने के लिए मैं ऐसा करती थी कि जब भी मेरे क्लासेस खत्म होते थे और उसके बाद थोड़ी सी टाइम मिलते थे, तो मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। तो मेरे ऐसे करते करते 2-3 महीने के अंदर ये सारे बैकलॉग कंप्लीट हो गए थे, और मैं हम्म। पूरा ट्राई करती थी कि मेरे एक भी बैकलॉग ना लगे, और नहीं भी लगते थे। लेकिन 11th लास्ट के मतलब 11th एंड टाइम मेरे कोचिंग के खुद के बैकलॉग हो गए थे। मतलब उनके कुछ कुछ इश्यूज की वजह से कुछ कुछ चैप्टर्स वो कंप्लीट नहीं किए थे 11th के, एंड 12th हमारे स्टार्ट हो गया था। तो वो लोग अपने लास्ट ईयर के मतलब पिछले साल बैच वाले के कुछ रिकॉर्डेड वीडियो थे, उनको वो सेंड कर दिए थे बहुत सारे, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और बोले कि वो देख लो। तो शायद मेरी बैकलॉग नहीं थी, मेरी कोचिंग की बैकलॉग थी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं लास्ट 11th और स्टार्ट की 12th में बहुत मतलब उस टाइम तो मेरी बहुत सारी पढ़ाई की थी, जैसे कि 16-16 घंटे सच में मैं पढ़ती थी उस टाइम बैकलॉग कंप्लीट करने की वजह से। उसकी एक प्रेशर भी हो जाती है कि नहीं कंप्लीट होगा तो मतलब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, और आगे की नहीं सॉल्व होगा, एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो इस चक्कर में मैं मतलब जब भी मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, कभी किसी दिन एक ही क्लास हुआ बाकी पूरे दिन खाली हुआ, तो मैं उसमें हमेशा ट्राई करती थी कि अपनी बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ। तो करते करते मैं बैकलॉग कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, मतलब आप फ्री टाइम में चीजों को पढ़ करके बैकलॉग को कवर कर लेते थे। हाँ, थोड़े से भी टाइम मिलते थे तो उसमें बैकलॉग ही। हाँ, तो आप लोग का भी अगर जो बैकलॉग है तो फ्री टाइम में सोचो, जो भी आपको हॉलीडेज मिलते हैं, जो भी आपका फ्री टाइम बच जाता है, या फिर आप थोड़ा सा अपने स्टडी टाइम को बढ़ा दो जिससे कि आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। और देखो हाँ। 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो बैकलॉग को जितना ज्यादा कवर हो सकता है करो, क्योंकि जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है कि जहाँ के हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ रहा होता है, तो आपको हर चैप्टर करके जाना पड़ेगा, चाहे आप बेसिक लेवल पे भी करो, क्योंकि कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है किसी चैप्टर से हम छोड़ करके गए होते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है। तो बैकलॉग कवर करते चलो साथ साथ में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के। ठीक है, तो चलो ज्योति, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे और क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी मॉक टेस्ट देने की? तो स्टार्ट में तो मैं अपनी कोचिंग के ही टेस्ट दिया करती थी, संडे टू संडे हर टेस्ट होता था तो वो दिया करती थी। उसके बाद जेई मेंस जैसे होने वाले थे उसके 1-2-3 महीने पहले मैं एनटीए, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था, एनटीए ऐप है उससे दो, तो मैं उससे कभी कभी दे दिया करती थी। लेकिन मेरे कोचिंग में फोन अलाउ नहीं था, तो मैं कभी कभी टीचर से मांग के एक दो ऐसे सॉल्व कर लेती थी। लेकिन फोन अलाउ नहीं था, तो मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड से मिलके ये किए। एक और सवाल बुक है, मॉक टेस्ट है, वो जेई मेंस का था पास्ट ईयर, और फिर कुछ कुछ मॉक टेस्ट भी थे। तो उसको मैं सॉल्व करती थी अपने कोचिंग के स्टडी रूम जो होता था उसमें जाके, हमेशा 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करती थी। एंड उसके बाद जो भी डाउट होता था उसके सॉल्यूशंस देख के जो समझ नहीं आते थे वो टीचर से जाके कांटेक्ट करके सॉल्व करती थी। तो मेरे लास्ट के तो यही थे। और फिर मैंने कुछ कुछ पीडब्ल्यू के भी टेस्ट सॉल्व किए हैं। कभी कभी उनसे भी मैं लेक्चर स्टार्ट किया करती थी, तो फिर उन लोग वो सजेस्ट करते थे कि ये टेस्ट सॉल्व करो, तो मेरे पास टाइम रहता था तो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया है। तो अच्छा। मेरे तो ओवरऑल यही थे। अच्छा, स्ट्रैटेजी कौन से फॉलो करते थे आप मॉक टेस्ट देने टाइम पे, ये थोड़ा सा बता दो। मॉक टेस्ट देने टाइम सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री बनाया करती थी, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे इजी होता है, सबसे जल्दी बनने वाला होता है। वो बनाना स्टार्ट करो तो फिर वो होती है कि एक मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझसे बन रहा है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, और उसके बाद मैथ्स जाती थी, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मुझे ज्यादा थोड़ा लगता था, तो मैं हमेशा लास्ट में ही करने की कोशिश करती थी। और स्टार्ट में ऐसा था कि जो सबसे पहले बन रहा है बन रहा है बन रहा है उसको किए जाओ। फिर सेकेंड राउंड आती थी, जो नहीं बना उसमें से जो फिर से बनना स्टार्ट हुआ उसको करती थी। फिर थर्ड राउंड आती थी, ऐसे करके मैं पूरे अपने करती थी मतलब टाइम के अंदर। हाँ, तो देखो ज्योति ने ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई, जिसमें कि आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो पेपर को, जो आपको पहले जो चीजें आपको बन रही हैं सबसे पहले वो चीजों को बनाते चलो, फिर सेकंड राउंड में आओ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाओ, और उसके बाद लास्ट में वैसे क्वेश्चंस को उठाओ जो कि आपसे नहीं बन रहे थे इनिशियली, या फिर बहुत हार्ड हाँ। क्वेश्चन थे, जो कि ऐसा आपको हेल्प करेगा ना कि आखिरी में वैसे क्वेश्चन बचेंगे जो कि शायद आपसे नहीं बन सकते थे, तो वो आपका छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो इनिशियली आप हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो करने के लिए, तो अगर जो लास्ट में इजी क्वेश्चन छूट गया तो रिग्रेट होगा। तो इसीलिए चीजों को बांटते चलो, जो भी इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं पहले करो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई इन्होंने। और इन्होंने ये भी बताया कि पहले केमिस्ट्री करते थे जिससे कि कम समय के अंदर ज्यादा चीजें कर पाते थे, तो मोटिवेशन आता थोड़ा सा अंदर से, ऐसा लगता था कि हाँ कॉन्फिडेंस आता था कि हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई ज्योति ने। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आईआईटी बॉम्बे पहुंचे हैं, तो आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। तो चलो ज्योति, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई स्टूडेंट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही, मतलब प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री में तो कुछ ही ऐसे हैं जो वो हमेशा आते हैं, बार बार उसी पे घूम फिर के आता है। तो हमारे टीचर तो हमेशा बोलते थे, केमिस्ट्री वाले सर तो हमेशा बोलते थे कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, अगर कुछ भी नहीं बनता है, तो तुम बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगा। और सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर नहीं करें और बहुत सारी बुक सॉल्व करें, ये सॉल्व करें, लेकिन एक आइडिया नहीं बनती है कि आखिर हमें
किस टाइप के करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइडिया जनरेट करने के लिए प्रीवियस ईयर करना इंपॉर्टेंट होती है, प्लस टाइम मैनेज करने के लिए कि वो 3 आवर्स में वो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मतलब प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा ही रोल है, मतलब ये करना एकदम मस्ट है, जे प्रिपेयर टाइम एकदम मस्ट है करना। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ज्योति ये बता दो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की आपकी इंडिविजुअल क्या स्ट्रैटेजी थी? मैं पहले तो मैं लेक्चर करती थी, जो भी थे उसके नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाने के बाद उसको मतलब आज जो क्लास हुआ वो नोट्स बनाई, उसके बाद कल सुबह उठती थी तो उसको एक बार रिवाइज करती थी, या फिर कल जैसे क्लासेस हुआ, क्लासेस से पहले आधे घंटे पहले मैं लेके बैठती थी वो नोट्स, और क्लास स्टार्ट होने से पहले वो सारे रिवाइज करती थी, ताकि एक माइंड मैप बन जाए कि हाँ ये पढ़ाई हुआ है, ये पढ़ाई हुआ है, अब इसके बाद फिर ये होने वाला है, ताकि मेरी जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें अच्छे से मैं कर पाऊँ। उसके बाद वो क्लास करती थी, एंड देन टीचर जो बोलती थी कि हाँ ये होमवर्क है, ये जाके मॉड्यूल सॉल्व करना, पीवाईक्यू लगाना, तो वो मैं जाके करती थी। एंड वहां पे क्वेश्चन करती थी सबसे पहले, अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो कंसेप्ट पे फिर आती थी, और कंसेप्ट से समझ के फिर करने की कोशिश करती थी। अगर बन गया तो सही है, अगर नहीं बना तो फिर उसकी सोल्यूशन देखती थी कि आखिर उसकी क्या आइडिया है क्या नहीं है। अगर सोल्यूशन से समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो एक नोट्स में लिख के रखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में टीचर से डाउट पूछना है, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछती थी। तो ऐसे ही मैं करते करते मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी करने की। अच्छा, तो इन्होंने बहुत सही चीज़ बताई, तो इस चीज़ को आप भी फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपसे नहीं बन रही है नोट डाउन करो, और फिर नेक्स्ट डे आप टीचर्स वगैरह से डाउट क्लियर करो, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और एग्जाम के अंदर वही छोटे मोटे डाउट्स अराइज होंगे और आपके और क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो डाउट्स हमेशा से क्लियर करते चलो, क्योंकि जितना कम डाउट रहेगा एग्जाम के अंदर चीजें उतनी अच्छी होगी आपकी। ओके, तो एक लास्ट टिप बता दो ज्योति हमारे नए एस्पिरेंट को कि उन्हें एग्जाम के अंदर फॉलो करनी चाहिए। एग्जाम के अंदर तो वही सबसे पहले वो सब्जेक्ट बनाओ जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो और जल्दी बनने वाला हो। तो केमिस्ट्री होता है सबके लिए, केमिस्ट्री होता है जो सबसे ज्यादा जल्दी बनता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। तो सबसे पहले वो बनाने की ट्राई, एंड देन जिसको फिजिक्स अच्छा लगता है वो फिजिक्स करे, जिसको मैथ्स अच्छा लगता है मैथ्स करे। मुझे तो पहले इसके बाद फिजिक्स अच्छी लगती थी, तो सबसे फर्स्ट राउंड में तो वही जो सॉल्व हुआ उसको करने स्टार्ट किए। और ऐसे है कि उसमें मिनिमम मार्क्स कंप्लीट करनी होती है, सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम मार्क्स लाओ। तो हम ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री लेके बैठे तो पूरी बैठ के करना, नहीं, सबसे पहले केमिस्ट्री की मिनिमम मार्क्स, मिनिमम जो होती है रिक्वायरमेंट वो पहले करें, फिर फिजिक्स के मिनिमम करें, फिर मैथ्स के मिनिमम करें, ताकि वो एक मन में सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ हमने मिनिमम कर लिया, मतलब मेरी क्वालिफाई हो जाएगी। क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, देन उसके बाद फिर केमिस्ट्री आए बैक, और अब जो सॉल्व हो रहा है वो करें, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। तो मैं ऐसे ही की थी कि सबसे पहले मिनिमम मार्क्स के किए थे, एंड देन फिर दोबारा केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, और वही राउंड पे राउंड, जो मतलब सबसे पहले बनते गया वो, फिर दोबारा राउंड की, फिर जो बना वो, फिर दोबारा राउंड जो बना वो। तो मेरी तो स्ट्रैटेजी यही थी पूरी ओके 3 घंटे की। ओके ओके। सो थैंक यू ज्योति फॉर द कमिंग, एंड आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी ज्योति से, जो भी उन्होंने फॉलो किया स्ट्रैटेजी, उन्होंने अपने टाइम पे जो भी चीजें करी थी, उन्होंने जो भी चीजें आप लोगों को बताई, आई होप आपको हेल्प करेगी और आप फॉलो करोगे उन चीजों को अपने प्रिपरेशन के अंदर, जिससे कि आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। वो इंप्रूव कर करके आज आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच पाए हैं, तो आप लोग भी इन चीजों को करके कर सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में। और यार आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फॉर्मुला शीट एंड कोटा के शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट, एंड मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इंटरव्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू ज्योति फॉर द थैंक कमेंट। यू। ओके ओके, बाय बाय। ओके।